नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मूल अधिकार। क्योंकि यह टॉपिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रायः 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अगर हम पिछले बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करें, बीपीएससी 65वीं एग्ज़ाम की, तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह पीसीएस संबंधित हो या फिर रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। अब बात यहाँ पे ये है कि यह टॉपिक जो है वह काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है लोगों को याद करने में और इसे समझने में। तो हमारा वीडियो बनाने का इसमें मुख्य उद्देश्य जो है कि आपको आसान एवं सरल शब्दों में इसे समझा पाएँ, और इसके लिए आपको कई सारे की पॉइंट भी दिए जाएंगे ताकि आप इसे अधिक समय तक याद रखें और परीक्षा भवन में आप इसमें कंफ्यूज ना करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकार। यहाँ पे अधिकार के जो आगे में वर्ड यूज किया गया है वह है मूल यानी कि फंडामेंटल। सिर्फ अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कई अधिकार हैं, जैसे खेलने का अधिकार या फिर पार्टी में जाने का अधिकार, कहीं घूमने का अधिकार। तो कई सारे अधिकार मुझे प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ पे मूल शब्द का यूज है यानी कि फंडामेंटल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे संविधान के द्वारा हमें एक विशेष अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान जो है वह किसी भी व्यक्ति को, जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें एक विशेष अधिकार प्रदान करता है जो कि व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता एवं उसके अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होता है। उसी अधिकार को हम लोग मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। दूसरे शब्द अगर हम इसे आसान शब्द में कह सकते हैं तो मूल अधिकार जो है वह हमारा हक है। क्या है? हक है। मूल अधिकार हमारा, आपका, सभी नागरिकों का एक हक है। अगर इस हक को कोई छीनता है या फिर मूल अधिकार का कोई हनन करता है, चाहे वो आपका अधिकार हो, हमारा अधिकार हो, भारत के किसी भी नागरिक के अधिकार का अगर हनन किया जाता है या उसके हक को छीना जाता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरवाज़ा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसके अधिकार से संबंधित रिट जारी करता है, जो कि व्यक्ति के अधिकार से संबंधित होते हैं। तो मूल अधिकार क्या है? तो हमारा और आपका एक हक है, और उस हक की लड़ाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यह हक जो है, यह अधिकार जो है, वह हमसे छीने भी जा सकते हैं। वह विशेष परिस्थिति कौन कौन से है? जैसे कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो, अगर देश में आपातकाल की स्थिति लागू हो या फिर मार्शल लॉ लागू हो, तो ऐसे विशेष परिस्थिति में हमारे जो अधिकार होते हैं, हमारे जो हक होते हैं, उसे निलंबित कर दिया जाता है, उसे छीन लिया जाता है। जैसे अभी हम हाल ही में बात करें तो अभी कोरोना वायरस की जो महामारी फैले हैं पूरे विश्व में, तो उसको दृष्टिकोण में रखते हुए भारत सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की व्यवस्था जारी किया। तो इस लॉकडाउन की व्यवस्था में क्या हुआ कि हमारे जो अधिकार थे उन्हें सीमित कर दिए गए, कुछ अधिकार को समाप्त कर दिए गए। जैसे कि कहीं घूमने की स्वतंत्रता, हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, ट्रेन परिचालन बंद कर दिया गया, कहीं पे संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। तो ये सारे स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे समाप्त कर दिए गए थे, किस स्थिति में? तो वह हमारे महामारी यानी कि आपातकाल की एक तरह से व्यवस्था थी। तो आपातकाल की स्थिति में तो कुछ स्थिति जो है, विशेष स्थितियां, उसमें हमारे अधिकार जो है सरकार छीन भी सकते हैं। लेकिन ऐसे समान स्थिति में किसी भी व्यक्ति का हक छीना नहीं जा सकता है, उनके अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि कोई भी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी भी समुदाय के द्वारा किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है या उसके हक को छीना जाता है, तो वह व्यक्ति सीधे
उच्चतम न्यायालय के पास जा करके अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है और उच्चतम न्यायालय इसे संज्ञान में लेते हुए अपनी रीट जारी कर सकता है। तो ये थे हमारे मूल अधिकार के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार हमारे संविधान में कहाँ स्थित है। तो मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार जो है वह हमारे संविधान में भाग 3 में अवस्थित है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग में स्थित है। तो मूल अधिकार जो है वह हमारे संविधान के भाग 3 में स्थित है। भाग 3 में अगर अनुच्छेद की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वह मूल अधिकार को वर्णित किया गया है। मतलब मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है। तो ये थे हमारे संविधान में मूल अधिकार की स्थिति कि किस जगह पे स्थित है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे एकदम याद रखें। मैं इसको याद करने का आपको एक की पॉइंट बताऊंगा और आई होप आपको वह की पॉइंट बहुत ही अच्छा लगेगा, आप उसे बेहद पसंद करेंगे। तो हम इसके की पॉइंट भी बताते हैं, पहले मैं इसे सीरियली से सजा देता हूं। तो मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35। दूसरी अगर हम इसकी बात करते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि मूल अधिकार कई सारे लोग मौलिक कर्तव्य समझकर रूस मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के अधिकार बिल से लिए गए हैं, जिसे बिल ऑफ राइट भी कहते हैं। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, यह अमेरिका के अधिकार बिल से लिए गए हैं। तो यह था हमारा मूल अधिकार के स्थिति और ये कहाँ से लिए गए हैं उनके बारे में। अब हम इसे देखिए याद करने का एक हम आपको की पॉइंट बताते हैं। तो अगर हम अधिकार की, मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल को आप छोड़िए, अधिकार पे ध्यान दीजिए। यह है हमारा अधिकार। तो अधिकार का जो हमारा प्रथम वर्ड है, प्रथम शब्द जो है, पहला अक्षर जो है हमारा, वो क्या है, आ। सभी लोग देख रहे हैं कि अधिकार का जो हमारा पहला अक्षर है वह है आ। आ जो है हमारा किससे बना हुआ है, तो 3 से। 3 से ही अगर इसको मिटा दिया जाए तो ये देखिए 3 लग रहा है। तो यह 3 जो है, यहाँ से आप समझ सकते हैं आपका की पॉइंट जो है वह 3, और इसी 3 से आपके सारी चीज़ याद हो जाएंगे। यह 3 में जो है देखिए अधिकार यानी कि आ किससे बना है, 3 से। तो यानी कि मौलिक अधिकार हमारा कहाँ होगा, 3 में। कभी भी कन्फ्यूजन ना करें कि भाग 4, भाग 5, भाग 6, कभी भी कन्फ्यूजन ना करें। आप अधिकार पर ध्यान दें और अधिकार के पहले शब्द अ है और अ जो है वह 3 जैसा दिखाई देता है, इसलिए भाग 3 में स्थित है। कहाँ से लिए गए हैं, तो अधिकार अमेरिका, दोनों का वर्ड देखिए सेम है, अधिकार और अमेरिका। तो कहाँ से, यहाँ का भी की पॉइंट क्या है हमारा, अ ही है। तो आपको एक की पॉइंट याद करना है अ, और अ से ये हमारा की पॉइंट हो गया याद करने का। इसी तरीके से मैं आगे और भी की पॉइंट आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे हमको याद करना है पहला की पॉइंट क्या, आ से यानी कि 3 बना, भाग 3 में स्थित है। अ से अमेरिका बना यानी कि यह अमेरिका से स्थित है। अ से अधिकार बिल बना यानी कि अधिकार बिल से लिया गया है। तो 3 सवाल आपके सिर्फ एक पॉइंट से क्लियर हो गया और वह मेरा की पॉइंट आ। तो आप इसे याद रखिएगा। आई होप आपको यह ट्रिक काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब हम यहाँ देखते हैं अनुच्छेद की भी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 मतलब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 3। इस 3 को हम लिख सकते हैं 1 और 2 मिला देंगे 3, यानी कि यह कहाँ से शुरू होता है, तो हमारा 12 से शुरू होता है और यहाँ पे भी शुरू
3 से है, यानी 12 से 35। तो आपको एक कीवर्ड याद करना है, अ या 3। तो यह था हमारा कीवर्ड याद करने का, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि मूल अधिकार जो है उसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकार को कहा जाता है। अब ये बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं कि ये मैग्ना कार्टा है क्या। तो आइए हम मैग्ना कार्टा के बारे में समझते हैं। तो मैग्ना कार्टा की अवधारणा जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन से प्रचलित हुई। यह मैग्ना कार्टा क्या है? तो यह मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में प्रचलित एक ऐसी अवधारणा थी जिसके तहत ब्रिटेन के जो राजशाही थे उन्होंने सबसे पहले अपने कुछ मजदूरों, श्रमिकों को कुछ जो है विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे, और वही अधिकार जो है वह उस समय से मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाने लगा। तो मैग्ना कार्टा की अवधारणा कहाँ से आई? तो वह ब्रिटेन से आई। और यह किससे संबंधित है? तो यह एक अधिकार से संबंधित है। तो जब भी किसी प्रकार की पहली बार कोई अधिकार प्रदान किया जाता है तो वह हमारा मैग्ना कार्टा कहलाता है। यही मैग्ना कार्टा है। तो हमारा अधिकार का सबसे पहला जिक्र जो है हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया था। तो इस तरीके से हमारा भाग 3 जो है वह संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, और यही मूल अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये प्रश्न को देखा। अब हम बात करते हैं कि मूल संविधान में अगर हम बात करें कि मूल अधिकारों की संख्या, तो टोटल 7 संख्या थी। प्रारंभ में संविधान सभाओं ने मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार को सम्मिलित किए थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978, काफ़ी भी आई है ये, लेकिन कुछ ही समय के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि 1976 होगा या 1978 होगा। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो कंफ्यूज कर जाते हैं लोग कि 1976 है या 78 है, कौन सा क्या है। इसमें भी आपको मैं की पॉइंट बताता हूँ कि 44वां यानी कि 4 कितना होता है? 8 होता है। तो आप याद रखिए अंत में 8 होगा, यानी कि 8 होगा। अगर 42वां की हम बात करें तो 4 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में होगा। तो यहाँ से आई होप आपको यह की पॉइंट भी काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह की पॉइंट मैंने खुद की अपने तैयारी के लिए बनाया हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इसे ज़रूर पसंद कीजिएगा। तो यहाँ से मैंने क्या सिखाया कि ये जो 44 है तो 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 44वां जो है वह हमारा 1978 हो गया। 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यह हमारा 1976 की बात कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से आप 2 पॉइंट याद कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी कोई बेटर ट्रिक हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, मैं उसे फॉलो करूँगा। तो 44वां संविधान संशोधन यानी कि 448 1978 में जो है हमारा एक मूल अधिकार को हटा दिया जाता है। वह मूल अधिकार क्या था? तो वह जो हमारा मूल अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है वह हटा दिया जाता है, और इसे हटा करके
अनुच्छेद 300 के क, या इसी को ए भी बोला जाता है अल्फ़ाबेट में, तो 300 के क बोलिए या ए बोलिए। तो संपत्ति को हटा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके अनुच्छेद आर्टिकल 300 के क में रख दिया जाता है और उसे एक विधिक अधिकार माना जाता है। विधिक अधिकार मतलब कि उसे मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया जाता है। कई सारे बुक में आपको कानूनी अधिकार भी मिलेंगे, कानूनी अधिकार या इसी को विधि का अधिकार, तो ये भी मिलेंगे। तो आप इन सारी चीज़ को याद रखिएगा कि विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वह हमारा कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में। अब यहाँ से भी आप वही की पॉइंट याद कीजिए कि यहाँ पे मैंने बताया था कि की पॉइंट क्या है? भाग 3, यानी कि यहाँ भी देखिए 3 यानी कि 300। तो 300 आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3। तो 3 यहाँ से की पॉइंट बन के आपका आता है। तो यहाँ से हम लोग 44वें संविधान संशोधन के बारे में जान गए कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और इसे आर्टिकल 300 के क के तहत एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। तो अब जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, यह अब जो है घट करके कितने हो जाते हैं? यह अब 6 हो जाते हैं। और वर्तमान में जो है हमारे पास कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान में? तो वह 6 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। वह 6 अधिकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से अनुच्छेद में स्थित है, इनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में जो है हमारे पास कितने अधिकार प्राप्त हैं? 6। पूछे जाते हैं प्रश्न में कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। या फिर मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7। अब ये 6 अधिकार हमारे कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा समता का अधिकार। पहला क्या है हमारा? समता का अधिकार। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। अब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि यह 6 अधिकार जो हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं। तो हमारा समता का जो अधिकार है वह हमारा है आर्टिकल 14 से 18 तक में, ठीक है। समता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 14 से 18 तक में स्थित है। स्वतंत्रता की बात करें तो यह जो है हमारे आर्टिकल में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्थित है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद में 19 से 22 में प्रावधान किए गए हैं। अगर हम
शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो यह हमारे अनुच्छेद 23 और 24 में प्रावधान किया गया है। अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो यह हमारा अनुच्छेद 25 से 28 में प्रावधान किया गया है। और हम अगर संस्कृति और शिक्षा की बात करें तो यह हमारा आर्टिकल 29 से 30 में प्रावधान किया गया है। और संवैधानिक उपचार की अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। तो यह था हमारा आर्टिकल जिसमें कि हमारे अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप याद कर सकते हैं। 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। तो इसे आप याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वह समता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? समता का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो समता का अधिकार, इसे हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं। समानता का अधिकार क्या है? इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी। तो इसमें जितने सारे अनुच्छेद हैं वह हमें सामान्य रूप से समानता बनाए रखने के लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वह कई सारे विविधताओं से भरा हुआ देश है, एक सेक्युलरिज्म राज्य है, तो देश है। तो समता का अधिकार जो है, ऐसे स्थिति में हर एक नागरिक के पास समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार होना आवश्यक हो जाता है। और इसी को सोचते हुए हमारे संविधान सभा ने समता का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 में किया। अब इसके तहत जो हमारे आर्टिकल हैं वह 14 से 18 हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो 14 से 18 हैं। तो हम अब बात करते हैं बारी बारी से। 14, 15, 16, 17, 18। यह 18 हमारे 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार की समानता का अधिकार दिए गए हैं। 14 का जो हमारा आर्टिकल कहता है वह कहता है विधि के समक्ष समता। 15 का जो आर्टिकल हमारा कहता है वह है भेदभाव पर रोक। 16 का जो हमारा आर्टिकल कहता है वह है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 17 जो हमारा आर्टिकल कहता है बहुत ही VVI, वह है अस्पृश्यता का अंत। और 18 जो हमारा आर्टिकल है वह है उपाधियों का अंत। तो ये 5 जो हमारे आर्टिकल हैं वह समता के अधिकार से संबंधित हैं। अब हम बारी बारी से समझते हैं। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी नागरिक हो उसे विधि के समक्ष समता का अधिकार प्राप्त है, यानी कि उस कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है? समान है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी महिला के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है और वही क्राइम किसी पुरुष के द्वारा अगर किया जाता है तो महिला को कम सज़ा का प्रावधान किया जाएगा और पुरुष को ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। यह जो है समता का अधिकार नहीं है। तो समता का अधिकार का मतलब है कि सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान रखना। 15 की अगर हम बात करते हैं तो वह है भेदभाव पर रोक। अब भेदभाव पर रोक है तो भेदभाव हम किस किस चीज़ों में करते हैं? तो सबसे पहला तो भेदभाव हमारा होता है वह है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भी हम लोग भेदभाव करते हैं। वह हिंदू है तो मुस्लिम के साथ खाना नहीं खाना है, पीना नहीं है। तो यह जो है हमारा धर्म के साथ भेदभाव जो है उस पर रोक करता है हमारा आर्टिकल 15। दूसरी अगर हम बात करें धर्म के बाद तो वह है जाति। जाति के साथ भी हम लोग बहुत सारे भेदभाव करते हैं, ठीक है। तो धर्म, जाति। तीसरी जो हमारा है वह है जन।
जन्म के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है कि कोई यह शहरी है यह ग्रामीण है, ग्रामीण लोगों को क्या आता है, गांव का है, अथी है, दिरा का है, देहात का है। तो ऐसे स्थिति में भी भेदभाव किए जाते हैं। ग्रामीण की अपेक्षा शहरी को अधिक जो है वह प्रतिष्ठा दिया जाता है। तो इस कंडीशन में इसे भी भेदभाव के रोक पर रखा गया है इत्यादि। तो हम लोग देखिए क्या कि हमारा जो भेदभाव पर रोक है इसे कह सकते हैं कि धर्म, जाति, जन्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, और यही हमारा आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करते हैं तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब कोई भी सरकारी सेवा या सरकारी पद, कोई भी सरकारी पद, सरकारी नौकरियों में जो है वह अवसर की समानता रखी जाएगी, मतलब सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वह महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, उसे समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो यह हमारा आर्टिकल 16 कहता है। अब आप लोग के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आर्टिकल 16 में तो लिखा गया है कि अवसर की समानता, तो सभी को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, लेकिन विशेष वर्ग जो होते हैं SC, ST, OBC, उसे आखिर विशेष आरक्षण का प्रावधान क्यों किया जाता है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है और आपके मन में यह सवाल आया होगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो हमारे विशेष जाति हैं, जिसे कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, इसके लिए अलग से संविधान में प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए अलग से संविधान में अनुसूचियां बनाए गए हैं। तो इसलिए यह जो है इनमें नहीं आता है, इसके अंतर्गत, ये अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है, चूंकि इसके लिए संविधान में अलग से प्रावधान है। अब इसे जो है वह क्यों विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता पड़ी? तो इसे विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, यह उस समय की, जिस समय संविधान सभा का जिस समय संविधान हमारे देश में लागू किए गए थे, उससे पहले इनकी आवश्यकता थी। उस समय जो इनकी स्थिति सामान्य की अपेक्षा काफ़ी दयनीय थी। तो पूरे भारत में समानता को लाने के लिए, इक्वलिटी को लाने के लिए, सभी को समान रूप से सजाने के लिए जो है यह निम्न वर्ग को एक विशेष प्रकार का आरक्षण प्रदान किया गया, ताकि आने वाले समय में ये वर्ग भी समान रूप से जो है वह पंक्ति में खड़े हो जाए। यह जो है उस समय की मांग थी, लेकिन वर्तमान में भी यह प्रावधान अभी लागू है। तो यह था हमारा अनुच्छेद 16, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की हम बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत। यह बहुत ही VBI है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। रेलवे में तो पूछिए ही मत, कितना बार पूछा गया है। तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि छुआछूत का अंत। संविधान के निर्माण से पहले भारत में जो है वह अस्पृश्यता जो है वह समाज का कैंसर के रूप में बना हुआ था। हर एक जगह अस्पृश्यता, 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 सभी लोग इससे जो है पीड़ित थे। लोगों में भेदभाव करना, निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करना, उसे अधिकार नहीं देना, उसे वंचित करना, सामाजिक कार्यों से बहिष्कार करना। तो काफ़ी सारे अस्पृश्यताओं से भरा हुआ हमारा देश था, जिसके कारण उस वर्ग का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो हमारे संविधान सभाओं ने अपनी सोच और बूझ के साथ इस पर भी कदम उठाया और अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत पर जो है आर्टिकल बनाया गया। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता नहीं करेगा, छुआछूत संबंधित भेदभाव नहीं करेगा। अगर उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उस पर उपयुक्त कानून कार्रवाई किया जाएगा और उसे उपयुक्त दंड भी दिया जाएगा। तो यह था हमारा अनुच्छेद 17। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है वह है उपाधियों का अंत। अब उपाधियों का अंत ये क्या है? लोग याद कर लेते हैं, आप लोग भी याद किए होंगे कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, लेकिन ये है क्या? इसे हम समझते हैं कि उपाधियों का अंत आखिर क्या चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश की जो नीति थी उससे हम सभी लोग परिचित हैं
कि ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी वह था फूट डालो शासन करो। तो उस नीति में से ब्रिटिश जो है क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार, कि जो भारतीय लोगों में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते थे उन्हें अपने हित में करने के लिए, अपने संरक्षण में लेने के लिए उसे कई प्रकार के उपाधियों से सम्मानित करते थे। जैसे किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी, किसी को राय बहादुर की उपाधि दे दी। तो इस तरीके से उपाधियां प्रदान किए जाते थे भारतीय के लिए। तो उनमें से कुछ ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग थे जिन्हें उपाधि मिलने के बाद भी वह भारतीय के हित में सोचते थे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग थे जिन्हें अगर उपाधि मिल जाती थे तो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार के हित के संरक्षक हो जाते थे, वो ब्रिटिश सरकार के भाव में डूब जाते थे। तो ऐसी स्थिति में जो था वह उपाधि जो है वह धीरे धीरे जो है ब्रिटिश सरकार की जो है लोभनीयता पद बन गया किसी भी व्यक्ति को अपने संरक्षण में लेने के लिए। तो हमारे संविधान सभाओं ने इस पर विचार विमर्श करते हुए अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि जितने सारी उपाधि दिए जाते थे, सर की, नाइटहुड की, राय बहादुर की, उस तरह की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो अब ऐसा नहीं दी जाएगी, तो इसके लिए क्या प्रावधान किया जाए, क्योंकि हमारे समाज में प्रोत्साहन करना भी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, कोई सामाजिक कार्य करता है, कुछ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उसे समाज में प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे संविधान सभाओं ने उपाधियों का अंत करके कई पुरस्कार का सम्मिलित किया है। उनमें से पुरस्कार जैसे हम लोग नाम सुने होंगे, भारत रत्न, सिविल में अगर बात करें तो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, देश रत्न। तो इस तरीके से जो है पुरस्कार, मतलब एक रत्न का जो है अवार्ड का, पुरस्कार का सम्मिलित किया गया है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। किसके जगह पे? उपाधियों के अंत के जगह पे। मतलब कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन अगर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई विशेष कार्य किया जाता है तो उसके तहत जो है इस सभी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, अवार्ड्स उन्हें सम्मानित किए जाएंगे, भारत रत्न और जो भी सारे बताए गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग आर्टिकल 18 के बारे में भी पढ़ा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यह विश्वास है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप फिर से हमारे वीडियो को देख सकते हैं बैक करके। अब हमारा जो है आर्टिकल, अब दूसरा जो हमारा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो हमारा अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 19 से 22। तो अब हम इस अनुच्छेद के बारे में देखेंगे कि अनुच्छेद 19 से 22 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। 19, 20, 21 और 22, ठीक है। तो अभी हम जो सबसे पहले बात करेंगे वह अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता संबंधित बात कही गई है, स्वतंत्रता संबंधित बातों का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 19 के तहत हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। कितने? 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। कौन कौन से वह स्वतंत्रता थे, हमारे कौन कौन से अधिकार स्वतंत्रता के दिए गए थे, उनकी चर्चा करेंगे। तो 19 के क में, यानी किसे हम ए भी बोल सकते हैं, 19 के ए में जो हमारे हमको स्वतंत्रता दिया गया वह था बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या इसी को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत हमारा आता है प्रेस की स्वतंत्रता। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो वो हमारा अनुच्छेद 19 का ए यानी कि अनुच्छेद 19 का
क से संबंधित है। दूसरा हम बात करें 19 का बी में, तो 19 का बी में जो है वह है सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन यह सभा जो है वह जो है क्या करेगा, हाँ, बिना किसी हथियार के साथ करेगा। तो यह हमारा अनुच्छेद 19 का बी है, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 का सी या ग। तो अनुच्छेद सी में जो है वह है संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति जो है वह अपने संबंधित कोई भी प्रकार का संस्था बना सकता है, समुदाय बना सकता है। डी की बात करें, इसे चूंकि आप लोग स्मॉल में लिखिए, डी की अगर हम बात करते हैं तो डी है हमारा भ्रमण की स्वतंत्रता। मतलब हम भारत देश के कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, हमें भ्रमण की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, यह स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद ई की अगर हम बात करें तो वह है निवास की स्वतंत्रता। मतलब हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद एफ की अगर संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, इसे जो है यहाँ से हटा करके अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया है। और सातवां जो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो हमारा है वह है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय मतलब हम भारत में कहीं भी जाकर अपना व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। तो मूल संविधान में यह 7 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई थी। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संस्था या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और व्यवसाय। तो इस तरीके के आर्टिकल दिए गए थे। चूँकि संपत्ति का जो अधिकार है इसे हटा दिया गया है यहाँ से और उसे आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है। तो इस प्रकार से हटाने के बाद जो हमारा आर्टिकल बचता है 1 2 3 4 5 6। तो वर्तमान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह कितने हैं? वर्तमान में हमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। अब इसे याद करने की आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद करेंगे। तो स्वतंत्रता, तो सबसे पहले हम अपने अधिकार की मांग कैसे कर सकते हैं? अगर हमें आपसे कुछ अधिकार मांगना है कि मुझे ये चीज़ दीजिए, तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा, आपसे मांगूंगा। तो कैसे? तो बोल करके। तो सबसे पहला जो अधिकार है स्वतंत्रता का वह क्या है? बोलने की, कि हम बोल करके ही किसी चीज़ को मांग सकते हैं, बिना बोले किसी चीज़ को नहीं मांग सकते और बिना बोले कोई भी किसी चीज़ को देगा भी नहीं। तो सबसे पहला अधिकार जो है 19 का क में वह है बोलने की स्वतंत्रता। तो यहाँ से आप याद रखिए कि सबसे पहले हम बोलते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता। अगर आपके द्वारा किसी से किसी चीज़ को मांगा गया, मान लीजिए सरकार से ही हमने कोई किसी चीज़ को मांगा, बोल करके बोला कि हमें भाई इस तरीके की सुविधाएं चाहिए और उन्होंने नहीं दिया, तो नहीं देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? सभा या सम्मेलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को रखने के लिए, यही करेंगे ना।
तो दूसरी बात में पहले क्या करेंगे, सरकार के सामने बोलेंगे कि हमको जो है यह चीज़ दीजिए, मुहैया करवाइए। सरकार नहीं देती है, तब हम लोग क्या करते हैं, 5-6 लोगों के साथ सभा या सम्मेलन करते हैं। तो हमारा दूसरा में जो आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, सम्मेलन करेंगे। उसके बाद भी सरकार इतनी निकम्मा होती है कि उसके बाद भी नहीं सुनती है हमारी बातों को। तब हम क्या करते हैं कि चलो भाई, अब यह जो सभा सम्मेलन है, इसे हम अपना एक संस्था बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं, और सभी संस्था के समुदाय के लोगों को मिल करके हम इस हक के लिए लड़ेंगे। तो तीसरा में जो है वह क्या करेगा, संस्था बनाएगा। चौथा में अब क्या करेगा कि अब जब उनका संस्था बन जाएगा तो वह संस्था उसका लोकलाइड होगा, किसी खास क्षेत्र के लिए होगा। तो अब वह अपने वोटिंग के लिए, अपनी पावर को मजबूत करने के लिए क्या करेगा, देश के अनेक क्षेत्रों में घूमेगा और अपना संस्था में जो है पावर लोगों को ऐड करेगा और उससे अपना पावर को मजबूत करेगा। तो नेक्स्ट चौथा जो है वह क्या करेगा कि देश में भ्रमण करेगा। भ्रमण करने के बाद क्या करेगा, वह सभी जगह में अपने कार्यालय खोलेंगे निवास के लिए। किस भाई यहाँ बिहार में खोले, पटना में खोले, मुजफ्फरपुर में खोले, तो वह क्या करेगा, कार्यालय खोलेगा, यानी निवास स्थान बनाएगा। उसके बाद उसमें संपत्ति का अधिकार करेगा, अपना पूंजी लगाएगा, लोगों को लोभ में फंसाएगा, फिर वह वहाँ से वो क्या करेगा, व्यवसाय करेगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि लोग जो पहले किसी चीज़ को मांगता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, अगर सरकार द्वारा वह चीज़ नहीं दिया जाता है तो वह उसके लिए क्या करता है, विरोध करता है, सभा सम्मेलन करता है। फिर भी अगर नहीं दिया जाता है तो वह अपना एक संस्था बनाता है। संस्था बनाने के बाद भी अगर नहीं दिया जाता है तो वह देश में जाकर के, क्षेत्रों में जा कर के अपने संस्था का प्रचार प्रसार करता है। उसके बाद भी अगर नहीं दिया जाता है तो वह अपना वहाँ पे जाके विशेष कार्यालय खोलता है, निवास खोलता है। उसके बाद भी अगर नहीं दिया जाता है तो वह व्यक्ति खुद का अपना संस्था में खुश हो जाता है और उससे पैसा कमाने लगता है, संपत्ति कमा लेता है, तो वो तो हटा दिया गया है, फिर वो अपना व्यवसाय कमाने लगता है। तो इस तरीके से हम लोग मूल स्वतंत्रता के अधिकार को याद कर सकते हैं एक कहानी के रूप में। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम लोग 2 अधिकार पढ़ लिए, समता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अब एक प्रश्न यहाँ से आप लोग और नोट करके लिख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के किसी भी नागरिक को झंडा फहराने का मूल अधिकार के रूप में दिया है। तो वह हमारा आर्टिकल जो है वह आर्टिकल 19 के 1 आर्टिकल में किसी भी भारतीय नागरिकों को झंडा फहराने का स्वतंत्र अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 19 के 1 के तहत। और यह बीपीएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न है। पीडीएफ में आप इसे सुधार लीजिएगा और पीडीएफ में आप स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित जो 6 प्रावधान थे उसे भी मिला लीजिएगा। कुछ क्रम आई होप उसमें 2-3 नंबर का जो क्रम है वह थोड़ा इंटरचेंज हो गया है, आप उसे क्रमवार कर लीजिएगा। तो यह था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार को। शोषण के विरुद्ध अधिकार को, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा है वह आर्टिकल 23 से 24 में अवस्थित है। तो अब यहाँ तो हम आर्टिकल 19 तक ही बात किए थे। अब आर्टिकल 20 की हम बात करते हैं, उसके बाद हम शोषण के विरुद्ध अधिकार में जाएंगे, क्योंकि मैंने आर्टिकल 19 तक ही पढ़ा था अभी तक। अब मैं आर्टिकल 20 की बात करता हूँ कि आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 जो हमारा है वह है दोहरे दंड से मुक्ति। दोहरे दंड से मुक्ति यानी कि आर्टिकल 20 जो कहता है वह कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एक अपराध एक ही बार किया जाता है तो उसे एक ही बार दंड दिया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस अपराधी को दोहरे दंड से मुक्ति की जाएगी। यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार दंड का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 20 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21। यह भी काफ़ी VVI आर्टिकल है, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 जो है वह हमारा करता है कि प्राण
एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को जी सकता है, उसे जीवन जीने की एक अधिकार है और उसे प्राण का संरक्षण करने का अधिकार है। तो वही हमारा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें से कई सारे आर्टिकल भी बनाए गए हैं, जैसे कि स्वच्छ वायु में रहना एक प्रकार का हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, हमारे जीवन की स्वतंत्रता है। स्वच्छ खाना खाना, स्वच्छ आवास में रहना, तो ये सारे अनुच्छेद जो है वो हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो है एक उपबंध जोड़ा गया है अनुच्छेद 21 का क, बहुत भी आई है ये भी। तो अनुच्छेद 21 का क में एक उपबंध जोड़ा गया है। वह उपबंध जो है किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। पूछे जाते हैं प्रश्न कि अनुच्छेद 21 का को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें क्या जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में जो है वह शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 21 के क के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह हमारा अनुच्छेद 21 का क कहता है और यह VVI प्रश्न है, बीपीएससी में कई बार पूछे गए प्रश्न है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अब हमारा जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 जो हमारा है वह है बंदी का विरोध, या इसी को हम लोग कहते हैं गिरफ्तारी का विरोध। तो अनुच्छेद 22 क्या है कि बंदी का विरोध। अगर पुलिस हमें किसी जुर्म में गिरफ्तार करती है या गिरफ्तार करने के लिए आती है, तो अनुच्छेद 22 के तहत हमें यह अधिकार दिया गया। आप लोग भी इसे समझ ले, काफ़ी बार इस चीज़ से गुजरना पड़ता है लोगों को। तो पुलिस के द्वारा अगर हमें या किसी भी नागरिक को गिरफ्तार, किसी अपराध के संज्ञान में गिरफ्तार किया जाता है, तो अनुच्छेद 22 हमें यह अधिकार देता है कि हम यह पूछ सकते हैं कि हमारा अपराध क्या है और किस अपराध के कारण मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, और बिना अपराध बताए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो यह हमारा अनुच्छेद 22 का प्रावधान किया गया है कि बंदी का विरोध या गिरफ्तारी का विरोध। इसमें एक बात और कही गई है कि पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा अगर किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को, जो कि जुर्म मतलब कि कबूल होने तक इसे किसी भी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाए। जब तक कि किसी न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जुर्म नहीं ठहराया जाए, अपराधी नहीं ठहराया जाए, तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। और अगर कोई प्रशासन या कोई भी पुलिस प्रशासन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसे 24 घंटे के अंदर सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और इसमें जो है यात्रा की समय सीमा नहीं जोड़ी जाएगी, मतलब कि मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में, कोर्ट तक पहुंचने में जो समय सीमा होगी वह इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो यह हमारा अनुच्छेद 22 कहता है। तो यह था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि
मौलिक अधिकार जो हमारा है वह 3। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें मुख्य रूप से जो है 2 आर्टिकल हमें पढ़नी है। पहला है वह आर्टिकल 23 और दूसरा 24। तो 23 जो हमारा कहता है वह है कि और 24, 2 आर्टिकल पढ़ना है 23 और 24। 23 जो है हमारा दुर्व्यापार पर रोक, दुर्व्यापार पर रोक एवं बलात्सर्म पर रोक, मनुष्य के दुर्व्यापार एवं बलात्सर्म पर रोक, वह आर्टिकल हमारा 23 है। मतलब पहले क्या होता था कि लोगों की खरीद बिक्री की जाती थी, उनका व्यापार किया जाता था। कई दासों के रूप में लोग जो है एक आदमी के यहाँ नौकरशाही के रूप में कई वर्षों तक उनके पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी तक काम करते आते थे। तो यह जो हमारा आर्टिकल 23 के तहत समाप्त कर दिया गया कि दुर्व्यापार पर रोक और बलात्सर्म यानी कि बालकों के काम पर नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 जो हमारा है यह भी कुछ इसी प्रकार से कहता है, और वह क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को रोजगार पर प्रतिषेध या रोक। मतलब आर्टिकल 24 जो है वह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी प्रकार के रोजगार में, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कारखाना, छोटे छोटे फैक्ट्री इत्यादि में नहीं रखा जाएगा। यह हमारा आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, तो यह था हमारा आर्टिकल 24।